नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा वाधवा, मेटाबॉलिक हेल्थ एक्सपर्ट। कुछ हफ्तों पहले मेरी क्लिनिक पे एक मदर आई थी अपनी 11 साल की बच्ची के साथ में। उनका एक क्वेश्चन था, मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, तो क्या मुझे उसे कैंसर की वैक्सीन देने की जरूरत है? तो सिंपल सा आंसर ये है कि हम पोलियो की वैक्सीन क्यों देते हैं? पोलियो से बचने के लिए, रेबीज की उसकी डेडली बीमारी से बचने के लिए, कोविड की सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स से बचने के लिए। तो आज कैंसर की वैक्सीन के लिए बात करने के लिए हमारे साथ आए हुए हैं डॉक्टर सौरभ जैन, जो कि एक ऑन्को सर्जन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ जैन हूँ। मैं रायपुर में कैंसर सर्जन हूँ। कैंसर सर्जरीज करने के अलावा मैं कैंसर को रोकने के लिए जो स्टेप्स हैं, जिसे हम प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, मैं उसके लिए काफ़ी काम करता हूँ। मैं रोटरी क्लब ऑफ रायपुर ग्रेटर का भी हिस्सा हूँ, जिसके थ्रू हम कैंसर को रोकने के लिए कई सारे कैंप्स और उसके लिए जो प्रिवेंटिव चेकअप्स हैं उनको करते हैं। हेलो सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एंड आपने जो टॉपिक चूज किया है दैट इज वेरी रेलेवेंट आज के एरा के लिए। एंड जो मदर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेरी बच्ची को वैक्सीनेट करना चाहिए क्या जबकि वो हेल्दी है, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो नॉर्मली लोग भूल जाते हैं कि हम वैक्सीनेशन, जब वो बच्चे को शुरू से, जब से बच्चा पैदा होता है तब से भी हम वैक्सीन तब दे रहे होते हैं जब बच्चा एकदम हेल्दी होता है। तो वैक्सीन हम कभी भी ये तब नहीं लगाते जब ऑलरेडी बीमारी हो जाती है। बीमारी होने के बाद तो एंटीबायोटिक्स और बाकी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो वैक्सीनेशन है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स के बारे में को ही दिया जाता है। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो लोगों को समझ में नहीं आता है कि पहले तो कि उन्हें ऐसा लगता है कि कैंसर वैक्सीन, तो क्या सभी कैंसर के लिए ये वैक्सीन है? नो, ये सिर्फ सेलेक्टेड एक ही कैंसर, स्पेसिफिकली जो सर्वाइकल कैंसर यानी कि जो बच्चादानी का नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, उस कैंसर के लिए प्रोटेक्ट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी कैंसर के लिए वैक्सीन क्यों है या ये कैंसर क्यों होता है? तो द आंसर इज कि ये एक वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। वायरस कहाँ से आया? जैसे हम कोविड में सुनते थे कि किसी के खांसी या टच करने से, ड्रॉपलेट से कोविड वायरस स्प्रेड होता था, इसीलिए हम मास्क पहनते थे ताकि वो वायरस हमारी बॉडी में ना एंटर करे। सिमिलरली ये जो वायरस है ये सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू स्प्रेड होता है। तो जब एक मेल फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी में कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रॉम मेल ये फीमेल बॉडी में एंटर करता है। एंड द गुड थिंग इज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बॉडी की खुद की इम्यूनिटी, जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो इस वायरस को खत्म कर देती है। बट कई बार इन 10 to 20% केसेस ये वायरस वहीं रह जाता है और बॉडी की इम्यूनिटी उसे खत्म नहीं कर पाती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 20 years ये कैंसर को जन्म देता है। इसीलिए हम ये वैक्सीन जो है वो कैंसर होने या वायरस के एंट्री होने के पहले ही हम उस वैक्सीन को देते हैं। सर, जैसे आपने बोला कि ये सेक्सुअली एक्टिव लोगों में होता है, तो व्हाई गिव इट टू द females who are in their early teenage? Because वैक्सीन का रोल वायरस की एंट्री होने के पहले देना है। जैसे आपने भी एग्जाम्पल दिया, रेबीज का वैक्सीन कुत्ता काटने के इमीडिएटली तुरंत दिया जाता है, बिफोर दैट वायरस स्प्रेड्स इनटू द बॉडी। कोविड का वैक्सीन हम कोविड होने के पहले लेते हैं। सिंपली पोलियो का वैक्सीन जब बच्चा एकदम हेल्दी होता है तब हम उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को प्रिपेयर कराते हैं कि अगर ये वायरस जब भी एंटर होगा, जब बच्चे की शादी होगी या जब उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होगी, अगर ये वायरस उसकी बॉडी में एंटर भी होता है तो भी वो उसको आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट नहीं होने देगा। उसकी बॉडी खुद ही उस वायरस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगी। सर, इसके कुछ लाइफ स्पैन होते हैं, कुछ बूस्टर डोजेस होते हैं या फिर सिर्फ वन टाइम शॉट है? तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। एक जो है इंडिया में बनी हुई है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही बनाया, जिसे हम सर्वावैक नाम देते हैं, वो वैक्सीन है। और एक है जो फॉरेन में बनी है, जो गार्डासिल करके नाम से आती है, गार्डासिल 9। तो अभी लेटेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि अगर बच्चे के एज 20 से कम है तो गार्डासिल अगर आप दे रहे हैं तो सिंगल डोज इज गुड इनफ।
और अगर 20 से ज्यादा है तो 2 to 3 डोजेस देने की जरूरत है। अगर हम इंडियन मेड वैक्सीन दे रहे हैं जिसे सर्वावैक बोलते हैं, तो उसमें एज क्राइटेरिया है 15 और 15 से ज्यादा। अगर हम 15 से कम एज में दे रहे हैं तो उसकी 2 डोजेस देनी है, एक शुरू में और एक 6 मंथ्स के बाद में। और अगर हम 15 के बाद दे रहे हैं तो देन हमें 3 डोजेस देने का रिकमेंडेशन है। सर इससे ना एक एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आया है, व्हेन दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो क्या ये वैक्सीनेशन हम मेल्स को भी दे सकते हैं? यस, तो इंडिया में अभी जो फिलहाल हमने स्टार्ट किया है, बिकॉज इंडिया में अभी भी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं है इस वैक्सीन के अगेंस्ट, तो हम इंडिया में उसको ये नहीं कर रहे, बट फॉरेन कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन कंट्रीज में मेल्स को भी वैक्सीनेट किया जाता है। उसके 2 एडवांटेजेस हैं। एक, क्योंकि जो एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो इसका कॉज है सर्वाइकल कैंसर का, उसका सोर्स मेल से ही आता है, तो बेस्ट इज कि आप मेल को ही वैक्सीनेट कर दो। सेकेंडली, ये जो कैंसर है ये मेल्स में भी कुछ डिजीजेस करता है, कुछ कैंसर्स करता है, जैसे कि पिनाइल कैंसर हो गया या एनल कैंसर हो गया, या फिर मुंह के पीछे वाला हिस्सा जिसे हम ओरोफैरिंग्स बोलते हैं, उस कैंसर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये उन 3 कैंसर्स को प्रिवेंट करता है। उसके अलावा दूसरा एडवांटेज ये भी है कि कुछ स्मॉल वॉर्ड्स जैसे कुछ ग्रोथ जैसे रहते हैं, वॉर्ड्स जो जनरली हम देते हैं, तो ये वैक्सीन देने से वो वॉर्ड्स भी प्रिवेंट होते हैं। तो मेल्स को देने से आप उसके सोर्स को भी कट ऑफ कर रहे हो एंड मेल्स को भी सर्टेन कैंसर्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली फिर फीमेल्स को भी एक नेचुरल प्रोटेक्शन है। बट फिलहाल हम इंडिया में फीमेल्स को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। हो सकता है कि आज से 5 से 10 साल बाद जब फीमेल्स ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड रहेंगी तब हम मेल्स को भी ये वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे, बट अगर कोई खुद से लेना चाहता है तो ही शुड टेक इट। सर क्या क्या कॉस्ट आती होगी पर वैक्सीनेशन, या फिर क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है इसके लिए? तो टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन कि जो कॉस्ट है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम इंडियन मेड वैक्सीन बोलते हैं तो ये वैक्सीन्स आज नहीं आई हैं, हम इसके बारे में आज जान रहे हैं, बट 1996 से वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। पहले फॉरेन कंट्रीज में या मल्टीनेशनल कंपनीज इसको बनाती थी, एस्ट्राजेनेका और बाकी की कंपनीज, मर्क, उनकी जो वैक्सीन आती है जिसको हम गार्डासिल या सर्वारिक्स बोलते हैं, उसका जो लेटेस्ट है दैट कॉस्ट अराउंड समवेयर 10,000 पर डोज। बट इंडिया में हमने ये रियलाइज किया कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो जो इंडियन मेड वैक्सीन है जिसे हम सर्वावैक बोलते हैं, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बनाया है, जिसने कोविड भी वैक्सीन बनाई थी, उनका जो कॉस्ट है दैट कम्स टू अराउंड 1500 to 2000 रुपीज पर डोज। तो अगर आप कम एज में दे रहे हो तो बेसिकली 4000 से कम में भी आप इसको पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट कर सकते हो। एंड टू कम टू योर सेकंड क्वेश्चन कि इंडिया में 2022 या 2023 के फाइनेंस बजट में ही जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इसको प्रपोज किया था कि हमको इंडिया में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स देना चाहिए। एंड नाउ रिसेंटली अजमेर में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट टाइप स्टार्ट किया है, जहां पे सिर्फ 14 इयर्स के एज ग्रुप को गवर्नमेंट वैक्सीनेट कर रही है। पहले वो देख रही है कि इसका एक्सेप्टेंस कैसा है, लोगों के अंदर कितना इजी उनको अवेयरनेस है, एंड धीरे धीरे 9 to 14 इयर्स का एज ग्रुप को पहले टारगेट कर रही है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद उसको एक्सटेंड करके 9 to 26 इयर्स भी गवर्नमेंट कर पाएगी, बट उसको टाइम लगने वाला है। बट आई थिंक हमको उतने दिन तक कि गवर्नमेंट जब लाएगी तब तक का वेट करना है, दैट इज अ खुद का डिसीजन है। बट आई थिंक अगर आप केपेबल हैं या आप अपने बच्चे के को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन टेक दिस वैक्सीन जो इंडिया में बनी है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, इट इज इजीली अवेलेबल। So what is the highest age limit is vaccination? तो पहले हमें लगता था कि ये जो वैक्सीन है ये सिर्फ बच्चों को देना चाहिए या फिर 9 to 26 है, बट WHO ने बहुत क्लियरली कहा है कि इट कैन बी गिवन अप टू द एज ऑफ 45 साल तक की फीमेल को हम ये वैक्सीन दे सकते हैं। ऑल्दो उसमें एक कॉशन है कि द मोमेंट आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं
और आपके अंदर वायरस ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है, तो ये जो वैक्सीन है उस एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन को नहीं खत्म करेगी। इसको ऐसे समझिए कि वायरस एक सिंगल टाइप नहीं है, उसके कई सारे वेरिएंट्स हैं। एटलीस्ट 9 सब टाइप्स तो हमें पता है जिसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। सपोज 1 या 2 सब टाइप से आप इन्फेक्टेड भी हैं, फ्यूचर में अगर आपको बचे हुए 6, 7 या और 10 सब टाइप्स का इन्फेक्शन होता भी है, तो ये जो वैक्सीन आप लेते हैं ये उससे प्रोटेक्ट करेगी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक बार सेक्सुअली एक्टिव हैं और आप वैक्सीन ले रहे हैं, तो बिकॉज उसका प्रोटेक्शन जो नॉर्मल वैक्सीन है उससे कम रहेगा, आपको अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग जरूर करानी है, जिसके लिए हम नॉर्मली एक पैप्समियर, जैसे हम कोविड का स्वाब लेते थे गले से या न्यूज से, उसी तरह एक गायनेक डॉक्टर नीचे से चेक करके सर्विक्स से एक स्मीयर लेते हैं। उसमें 2 चीजें चेक करते हैं, एक कि वहां ऑलरेडी कुछ चेंजेस तो नहीं आ गए हैं, दूसरा हम ये देखते हैं कि वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी वहां है तो नहीं है। तो इसको हमको 5 साल में एक ही बार कराना है। अगर आपका आज टेस्ट नॉर्मल है, सपोज यू आर 30, आपका टेस्ट नॉर्मल है, टिल द एज ऑफ 35 आपको उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वैक्सीनेशन हम 45 इयर्स तक के एज ग्रुप को दे सकते हैं, बट अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो ध्यान रखें कि उसके बाद आपको रेगुलर स्क्रीनिंग भी जरूर करानी है। बट वैक्सीन आपको एक डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जरूर देगी आपके फ्यूचर में होने वाले इन्फेक्शंस के लिए। तो क्या इस कैंसर के स्प्रेड होने के कोई और भी तरीके हैं, कोई और भी सोर्सेस है जिसके थ्रू ये स्प्रेड होता है अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिशन? ये यू मीन टू से कि एचपीवी का जो इन्फेक्शन है? नो, एचपीवी और किसी मोड से स्प्रेड नहीं होता है, उसका एक ही मोड है, दैट इज सेक्सुअल कांटेक्ट। अदरवाइज रूटीनली टचिंग या ड्रॉपलेट, खांसी, सर्दी से ये वायरस इन्फेक्ट किसी दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए उसका एज ग्रुप बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि हम ये वैक्सीन उससे पहले दे दें। तो जैसा आपने बताया कि 45 की एज तक वैक्सीन दे सकते हैं, तो ऐसी फीमेल्स जो 45 से ज्यादा एज की हैं बट सेक्सुअली एक्टिव है, उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? तो वैक्सीनेशन की तो रिकमेंडेड एज 45 ही है। उसके बाद अगर कोई क्रॉस हो गया है तो बेस्ट इज आप रेगुलर अपना स्क्रीनिंग कराएं। अब स्क्रीनिंग भी अगेन हम हेल्दी इंडिविजुअल्स में ही करते हैं। आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, बट आप चेक कर रहे हैं कि कहीं वो इन्फेक्शन ऑलरेडी आपको तो नहीं पहुंच गया है, या ऑलरेडी उस वायरस के कारण होने वाले वहां चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं। तो वही जो एचपीवी डीएनए टेस्टिंग और पैप्समियर, ये दोनों 5 साल में एक ही बार करना है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ऑलरेडी आप इन्फेक्टेड तो नहीं है या ऑलरेडी वहां पे कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं। और सो ऐसे लोग जिनको सर्वाइकल कैंसर हो चुका है, क्या वैक्सीन उनके लिए किसी मोड से बेनिफिशियल है? नहीं, वैक्सीन्स ओनली जब डिजीज नहीं हुआ है उसके पहले ही हमें करना है। इनफैक्ट इन्फेक्शन होने के पहले ही हमें वैक्सीनेशन देना है। वैक्सीन कभी भी डिजीज होने के बाद कभी भी काम नहीं आता। जैसे पोलियो होने के बाद अब पोलियो का वैक्सीन यूजलेस है, इसी तरीके से एचपीवी का भी जो वैक्सीन है वो प्रेफरेबली इन्फेक्शन के पहले देना है। So what are the early signs of cervical cancer or what are the early signs of any cancer? तो अगर हम इन पर्टिकुलर सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं तो उसमें इन जनरल वहां से कोई ना कोई वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी आना जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, खास करके नॉर्मल पीरियड्स जो 1-1 महीने में आ रहा है उसके बीच में भी अगर ब्लीडिंग हो रही है, या सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये यूजुअली उसके अर्ली साइंस होते हैं। जैसे जैसे डिजीज बढ़ता है फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंट यूरिन पास करने की टेंडेंसी, मोशन में दिक्कत होना, या बैक पेन जो इजीली नहीं जा रहा है, ये सब जब होता है, जब डिजीज एडवांस्ड हो जाता है, तो ये उसके सिम्टम्स हैं। एंड कमिंग टू योर सेकेंड क्वेश्चन कि इन जनरल, तो देखिए कैंसर के
हर कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स हैं। जैसे माउथ में है तो माउथ में कोई छाला अगर 2 हफ्ते में नहीं भर रहा है तो वो उसका सिम्टम होता है, या इजिली दांत गिर रहे हैं, मुंह कम खुल रहा है, ये ओरल कैंसर के हैं। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर बोले तो यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर में कहीं ना कहीं कोई गठान रहती है जो काफी दिन से ठीक नहीं हो रही है, या निपल से कुछ अलग डिस्चार्ज आ रहा है, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के। इसी तरह हर बॉडी के कैंसर के सिम्टम्स डिफरेंट रहते हैं, और एक इन जनरल को ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं। बट हाँ, हम ये बोलते हैं कि अगर आपका वजन किसी बिना कारण के गिर रहा है या आपको भूख नहीं लग रही है तो ऑब्वियसली एक डायरेक्शन हमेशा कैंसर की तरफ जाता है, बट जरूरी नहीं है, इसके और भी और कारण हो सकते हैं, बट उसको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी रहेगा। जैसे कुछ सिस्टेमिक कैंसर्स रहते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर हो गया, या फिर ब्रेन कैंसर हो गया, या फिर स्टमक कैंसर हो गया, इनके अर्ली साइंस या फिर कौन सी ब्लड रिपोर्ट से हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इनमें कैंसर हो सकता है? तो जो ब्लड टेस्ट है, पर्टिकुलरली कुछ ही कैंसर्स हैं जिनमें ट्यूमर जो है, कैंसर जो है ब्लड में कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिन्हें हम ट्यूमर मार्कर्स बोलते हैं, जिनको हम टेस्ट करके अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ओवरी या अंडाशय जिसे बोलते हैं, उसमें है तो हम CA-125 टेस्ट कर सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर है तो उसमें हम सर्टेन ये कर सकते हैं। प्रोस्टेट है तो उसमें हम कर सकते हैं। बट अदरवाइज बाकी के कैंसर्स में ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता है जिससे हम ये करते। हाँ, जैसा आपने पूछा ब्लड कैंसर में, तो यस, ब्लड कैंसर्स में हीमोग्लोबिन कम होगा, आपका जो WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो फाइट करते हैं उनका काउंट या तो बहुत कम होगा या बहुत हाई होगा। सिमिलरली जैसे जो हमारे खून रोकने वाले जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, उनका काउंट या तो बहुत लो होगा या बहुत हाई होगा। ये ब्लड कैंसर्स में आपको दिख सकता है। क्या कैंसर हमेशा होपलेस है? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली कैंसर में अभी तो रिसेंटली वी सी कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 10, 15, 20 साल आराम से सरवाइव कर रहे हैं। तो सभी कैंसर्स एक जैसे नहीं होते हैं। आप इसको ऐसे समझिए जैसे एक घर के 3 बच्चे एक जैसे नहीं होते, तीनों का बिहेवियर डिफरेंट है। लोग कॉमनली मिस्टेक ये करते हैं कि कैंसर को एक सिंगल चीज मान के चलते हैं, बट कैंसर्स बहुत डिफरेंट हैं। इवन 2 सिस्टर्स में होने वाले कैंसर्स एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं। 2 ऑर्गन्स में होने वाले कैंसर्स भी एक तरीके से सेम बिहेव नहीं करते। एक हो सकता है कि बहुत जल्दी स्प्रेड हो, और दूसरा हो सकता है कि बहुत आराम से 10, 15, 20 साल तक का भी आराम से समय दे या पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। जैसे सर्टेन ब्रेस्ट कैंसर, अगर हम कैंसर्स को अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो देयर इज अ गुड चांस कि पेशेंट नॉर्मल लाइफ जिएगा। तो कैसे केसेस रहते हैं जहां पर हमको कैंसर्स बहुत लेटली हमको पता चलता है कि कैंसर था, काफी समय से डायग्नोस नहीं हो पाया? किस टाइप के वो कैंसर्स होते हैं? जैसे सर्टेन कैंसर्स हैं जिनमें सिम्टम्स इजीली नहीं आते हैं। स्टमक कैंसर जैसे आपने बोला, उसमें कई बार बहुत लेट पेशेंट प्रेजेंट करता है, क्योंकि उसमें जो होने वाले सिम्टम्स हैं जैसे खाना नहीं पचना, दिक्कत होना, पेट में दर्द होना, नॉर्मली पेशेंट्स उसको मिस्टेक करते हैं कि ये नॉर्मल सिम्टम है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को भी ये सिम्टम्स आते हैं। उसमें कैंसर सोचना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली कुछ ब्लड कैंसर्स हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, जिनमें जब तक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है ऑलरेडी कैंसर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में फैल गया होता है, या ऑलरेडी इतना एग्रेसिव होता है कि इसमें काउंट्स बहुत लो हो जाते हैं। तो ये कुछ कैंसर्स हैं जो बहुत जल्दी। तीसरा एक प्रकार का स्किन कैंसर है जैसे मेलेनोमा। कुछ ऑर्गन्स में जब मेलेनोमा होता है तो वो ऑलरेडी स्टेज 4 में मिलता है। तो ये सर्टेन एग्रेसिव कैंसर्स हैं। बट इसके अलावा जो कॉमन कैंसर्स हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, गर्भाशय में जो सर्विक्स कैंसर है, माउथ कैंसर है, इनमें सिम्टम्स बहुत टाइम तक पेशेंट को रहते हैं। एंड अर्ली डिटेक्शन, अगर पेशेंट थोड़ा भी अवेयर है तो अर्ली डिटेक्शन बहुत आराम से हो सकता है। तो क्या सिर्फ सर्जरी ही इसका ऑल्टरनेटिव है? नो, नॉट एट ऑल। इसको आप ऐसे समझिए कि क्रिकेट में कोई बोले कि बैट्समैन बस अकेला सब कुछ कर लेगा, तो ऐसा नहीं है।
तो इट्स अ टीम वर्क। तो कभी भी हर कैंसर का ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है, उसमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी जिसे हम सिकाई बोलते हैं, कीमोथेरेपी यानी कि जिसे हम इंजेक्शन बोलते हैं, और अब यूजुअली जो और एडवांस ट्रीटमेंट आया जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी, ये सब भी कैंसर के ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो हर कैंसर में सर्जरी करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंट्स को या फैमिली मेंबर्स को क्या इमोशनल एडवाइस देते हैं आप? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कैंसर में एक्चुअली मेन प्रॉब्लम इज फियर। लोग डर जाते हैं। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा तो आपके पास सिर्फ 15 दिन है, बहन की शादी करवा लो, घर खरीद लो, जो भी है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको इनफ टाइम होता है, एंड विद अभी के जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें वी कैन क्योर द पेशेंट। तो सबसे पहले ना उनको जो डर होता है कि मैं कल ही मरने वाला हूँ, वो डर हटाना है। तो फैमिली मेंबर और पेशेंट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एज अ फैमिली मेंबर, क्योंकि पेशेंट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसके हमेशा मन में डर रहता है, तो फैमिली मेंबर आपको उसको पॉजिटिव देना है, पॉजिटिव सपोर्ट देना है, उसको समझाना है कि नहीं, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट। ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है, ये जस्ट एक पार्ट है, एक डिजीज है जिसको आपको लड़ना है, एंड उसके बाद में यू कैन लिव नॉर्मली। तो जितना अच्छा सपोर्ट फैमिली से मिलता है, फ्रेंड्स से मिलता है, ताकि वो पूरे टाइम कैंसर कैंसर और एंड ऑफ लाइफ ना सोचकर बाकी चीजों पे भी अपना ध्यान लगाएं और ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें कई बार जैसे अब पेशेंट ये है तो उसमें लोग नॉर्मली मिस्टेक क्या करते हैं कि अच्छा सर खाना बंद कर देते हैं, है ना। तो हम हमेशा पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि नहीं, इससे कैंसर का ये मतलब नहीं है कि आपको खाना इमीडिएटली बंद करना है। आप इसको, इससे बेहतर, आपसे बेहतर इस चीज को कौन जानेगा कि कैंसर में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डाइट का इतना बड़ा मिथ है लोगों के मन में कि आई थिंक आप बेटर उसको आंसर कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स हमारे पास आकर के अगर डाइट के लिए डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या आपकी डाइट लेने से हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा? ओह, अगेन, तो डाइट इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ ट्रीटमेंट, डाइट इज गोइंग टू गिव यू द एनर्जी टू सस्टेन, प्लस आपकी हीलिंग को इम्प्रूव कर सकता है, जो आपके रेडिएशन और कीमो की वजह से एडिशनल सेल्स पर अगर एनर्जी ड्रेन हो रही है तो उसको फुलफिल कर सकता है। सो प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज रियली वेरी हाई इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर। दूसरी चीजें उनके और भी इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं कि अरे हम कीटो डाइट कर ले क्या? राइट, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में है कि कैंसर है तो कीटो डाइट इज गोइंग टू हेल्प यू। इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, पीपल आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग कि उनको लगता है शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट इज गोइंग टू फीड दो सेल्स एंड दे आर गोइंग टू इंक्रीज और कैंसर पावर इनटू आवर बॉडी, जो हमको हार्मफुल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम काफी तो नॉर्मली सबसे पहला, सर हमने उनको चावल बंद करा दिया है, सर हमने उनका ना शक्कर पूरा बंद कर दिया है ना, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हम अभी पी रहे हैं, सर मैंने उसका चाय भी बंद करा दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस पेशेंट है उसके ऊपर रहम करो। ये डाइट इज इम्पोर्टेंट और पेशेंट के लिए, और चाय पीने से या शुगर खाने से कैंसर के वापस आने का आई थिंक कोई बेसिस नहीं है, कोई भी बेसिस नहीं है इसका। मेनली मैं हमेशा से बोलती हूँ, एशियन बॉडी, साउथ एशियन बॉडी, स्पेसिफिकली इंडियन बॉडी कार्ब ओरिएंटेड है। आप कार्बोहाइड्रेट बंद कर देंगे, बॉडी ऑलरेडी इतने स्ट्रेस से है, इतनी सारी चीजें जूझ रही है, अब आप उसका कार्ब बंद करा करके आप ब्रेन को एनर्जी नहीं दे रहे हो नॉर्मल काम करने के लिए। आप उसे बोल रहे हो अब दूसरा तरीका ढूंढ लो अपनी एनर्जी लेने का। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टीडियस फॉर द बॉडी एंड बॉडी कैन नॉट कोप इट अप। तो बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। प्लस जैसे मैंने बताया, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो प्रोटीन के साथ साथ हम अमाइनो एसिड्स का इंटेक बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। स्पेसिफिकली गैस्ट्रिक, बाउवेल से रिलेटेड अगर कैंसर है तो इन कैंसर्स में फिर हम अमाइनो एसिड्स पर ज्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है। करेक्ट। आई थिंक आप सही बोल रहे हैं। ये मैसेज बाकी लोगों तक भी जाना चाहिए कि आप
कैंसर पेशेंट्स को नॉर्मल डाइट दें, हेल्दी बैलेंस डाइट दें, हाँ प्रोटीन का क्वांटिटी उसमें बढ़ाएं ताकि वो जो ट्रीटमेंट ले रहा है या जो ट्रीटमेंट ले चुका है उससे वो कोप अप करे और उससे रिकवर करे। एंड ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ शुगर हटा देने से या फिर कीटो डाइट से आई थिंक कोई खास डिफरेंस नहीं आने वाला है। बिल्कुल नॉर्मली देखा गया है कि पेशेंट्स बोलते हैं कि हमको भूख ही नहीं लग रही, दैट इज अ वेरी बिग सिम्टम जो होता है कैंसर में। तो भूख नहीं लग रही है, स्टिल यू हैव टू टेक डिवाइडेड मील्स, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके खाना है, पर खाना जरूर है क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड अभी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, जैसे शुगर को बिल्कुल नो नो बोल दिया जाता है, शुगर इज नॉट द कल्प्रिट हियर। आपको शुगर जितना रिक्वायर्ड है आप ले सकते हैं, नॉर्मल दिन में 2 कप चाय आप शुगर वाली डेफिनेटली ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है कि कैंसर है तो हम घर पर बैठ गए हैं, बस हम बेड पर हैं, दे आर नॉट लिविंग देयर रेगुलर लाइफस्टाइल, तो वो बैठे बैठे उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी और आने लगता है। तो वी एनकरेज देम कि गो do some physical exercise, you are capable, you haven't been incapable of doing your daily chores, right? तो वो सारी चीजें करते करते एक मेंटल डिस्ट्रैक्शन प्लस फिजिकल एक्टिविटी दोनों साथ में बनी रहती है, एंड प्लस न्यूट्रिशन, तो दीज ऑल थिंग्स हेल्प्स रिकवरी बेटर। राइट। तो आपने एक्चुअली बहुत सारे मिथ्स भी क्लियर कर दिए, जैसे शुगर रिलेटेड ये हो गया, दूसरा चीज है कि प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज वेरी हाई, तो ये चीजों को लोगों को ध्यान रखना है। टी एंड कॉफी ये कोई भी इट्स नॉट अ नो फॉर एनी कैंसर पेशेंट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है या कैंसर ट्रीटमेंट हो भी गया है, यू शुड ट्राई एंड लिव अ नॉर्मल लाइफ। अगर आप वर्क कर रहे हो तो कंटिन्यू डूइंग द वर्क। मेरी जितने भी सर्जरीज करते हैं या जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें मेन एम यही रहता है कि पेशेंट को पेशेंट नहीं रखना है, ही हैज टू गो बैक टू नॉर्मल लाइफ। जितना जल्दी से जल्दी वो वर्क रिज्यूम करेगा उतना वो इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलेगा। और जब इंसान नॉर्मली काम करने लग जाता है तो उसको लगता है ऑब्वियसली अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं ठीक ही रहूंगा। तो आई एनकरेज ऑल माई पेशेंट्स कि वो अपना काम जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो रिज्यूम कर लें। वन ऑफ द थिंग्स दैट यूजुअली हैपन इज जो केयर टेकर्स होते हैं उनके, वो इतने पैनिक में रहते हैं कि नहीं 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 ये मत करो, नहीं 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 ये मत करो, तो उसकी वजह से ना दे आर कॉन्स्टेंटली इनटू दिस थॉट, अरे मुझे तो कैंसर है, अरे मुझे तो कैंसर है, अरे मुझे तो कैंसर है, व्हाट डू आई डू। वो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करता है। सो हाउ डू यू डील एट दोस प्लेसेस? तो पहले एक्चुअली यही है कि पेशेंट से पहले ना उनकी फैमिली मेंबर्स को काउंसिल करना बहुत जरूरी है ना, और उनको समझाना है कि देखिए इनको जितना हम नॉर्मल लाइफ जीने देंगे ना उतना बेटर रहेगा। अदरवाइज लोग उनको बाहर नहीं जाने देना है, लोगों से नहीं मिलने देना है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट? अगर आप उसको एक प्रिजनर की तरह रखोगे घर पे तो हमारी सर्जरी या हमारा ट्रीटमेंट फ्रूटफुल है ही नहीं। एम तो यही है कि वो वापस सोसाइटी में जाए, सोसाइटी उसको एज अ नॉर्मल या एज अ वॉरियर एक्सेप्ट करे। दैट इज द मेन एम ऑफ कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट का। तो दैट इज हाउ वी काउंसिल रिलेटिव्स आल्सो। एंड आई थिंक बहुत सारे रिलेटिव्स तो एक्सेप्ट ही करते हैं कि अगर इनको बाहर भेजा, काम के लिए भेजा, तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर रहेंगे, नहीं तो घर पे हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा उसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स क्रीप इन। एक गिव अवे आप क्या देना चाहेंगे लोगों को? तो मेरे हिसाब से कैंसर में इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे। एक वैक्सीन अवेलेबल है जो एक इम्पॉर्टेंट कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है, वो दें और देरी ना करें, डिले ना करें, डरे नहीं, इसको एक्सेप्ट करें और इससे लड़ें। दैट वुड बी माय मैसेज फॉर एनी नॉर्मल पर्सन या फिर जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ है उनके लिए भी। मेरी तरफ से गिव अवे सिंपल है, डाइट आपको मैजिकली हील नहीं करने वाली है, लेकिन ट्रीटमेंट्स को सस्टेनेबली अटेन करने के लिए, ट्रीटमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए और बॉडी को हील करने में डेफिनेटली हेल्प कर सकती है।
थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे मैसेजेस लोगों के पास गए हैं जिनसे उनके बहुत सारे मिथ्स भी क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस स्टेप। इससे आई थिंक इस पॉडकास्ट से भी बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जाएगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे सिंपल सिंपल चीजें आपने इस पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर किया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे मैसेजेस लोगों के पास गए हैं जिनसे उनके बहुत सारे मिथ्स भी क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस स्टेप। इससे आई थिंक इस पॉडकास्ट से भी बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जाएगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे सिंपल सिंपल चीजें आपने इस पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर किया। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू इनवाइटिंग। सो मच। मिलते हैं हम फिर अपने नए पॉडकास्ट में।